हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 17 को, जिसमें आपको पढ़ना है चकबस्त की लिखी हुई नज्म मुनाजिर कुदरत। तो शुरू करते हैं। सबक 17 है और यह नज्म है। तो चकबस्त कौन सा नज्म लिखा है? मुनाजिर कुदरत। चकबस्त कौन सा नज्म लिखा है? मुनाजिर कुदरत। तो सबसे पहले नज्म क्या होता है इसको समझिए, आखिर नज्म होता है क्या। तो देखिए, नज्म को इंग्लिश में पोएम और हिंदी में कविता बोलते हैं। तो पोएम और कविता तो आप लोग जानते ही हैं। तो उर्दू में नज्म का परिभाषा कैसे दे, इसको डिफिनेशन में कैसे बोले। तो देखिए, नज्म को भी एक टॉपिक पर लिखी जाती है। नज्म को लिखने के लिए भी तसलसल होनी चाहिए, कायदा कानून होनी चाहिए। तो नज्म वह सिन्फ है, यानी नज्म वह सिन्फ है जिसमें किसी ख़ास मौजू पर यानी किसी ख़ास टॉपिक पर तसलसल के साथ ख़यालातों का इजहार किया जाता है। उसे अदब की इस्तिलाह में नज्म कहते हैं। तो ये हुई नज्म की डिफिनेशन। नज्म समझ गया क्या होता है। अब चकबस्त की ज़िंदगी को देखते हैं, उसके बाद उसकी नज्म की तरफ चलेंगे। तो देखिए, चकबस्त का पूरा नाम पंडित ब्रज नारायण है। क्या है? पंडित ब्रज नारायण है। और चकबस्त तखल्लुस है। तो यहाँ पर तखल्लुस क्या होता है? तखल्लुस को समझिए, वह नाम जो शायर अपने शायरी में इस्तेमाल करता हो वह तखल्लुस कहलाता है। यानी कि एक नाम के अलावा दूसरा भी नाम हो और वह नाम शायर अपने शायरी में इस्तेमाल करे, वह तखल्लुस कहलाता है। तो तखल्लुस समझ गए। उसके बाद चकबस्त की पैदाइश 1882 ईस्वी में फैज़ाबाद यूपी में हुई। यानी कि फैज़ाबाद यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। तो इनकी पैदाइश 1882 ईस्वी में फैज़ाबाद यूपी में हुई और बैंकिंग कॉलेज लखनऊ में दाखिला लिया गया। तो यहाँ पर समझिए, चकबस्त जो थे इनके वालिद लखनऊ से ताल्लुक़ रखते थे, चकबस्त के वालिद। तो चकबस्त बचपन में ही लखनऊ चले गए और उन चकबस्त का दाखिला बैंकिंग कॉलेज लखनऊ में करा दिया गया। कहाँ करा दिया गया? बैंकिंग कॉलेज लखनऊ में चकबस्त का दाखिला करा दिया गया। और लखनऊ से ही उन्होंने 1905 में बीए पास किया, 1905 ईस्वी में बीए पास किया और 1908 ईस्वी में वकालत का इम्तहान पास किया। 1908 ईस्वी में वकालत का इम्तहान पास किया और वकालत भी शुरू कर दी। 1908 ईस्वी में वकालत का इम्तहान पास करके और वकालत भी शुरू कर दिए और धीरे धीरे लखनऊ में बहुत ही मशहूर वकील बन गए। उसके बाद 1926 ईस्वी में एक मुकदमे के सिलसिले में चकबस्त रायबरेली तशरीफ़ ले गए। यानी कि 1926 में एक मुकदमा के सिलसिले में चकबस्त रायबरेली गए और वहाँ अदालत में कामयाबी के साथ बहस की। मतलब ये 1926 में एक मुकदमे के सिलसिले में चकबस्त रायबरेली गए और वहाँ अदालत में बहुत सारा बहस किए और उस अदालत में इनको कामयाबी भी मिली। और उसी दिन लखनऊ जाने के लिए, मतलब रायबरेली शरीफ से लखनऊ जाने के लिए चकबस्त स्टेशन आए। कहाँ आए? स्टेशन आए। ट्रेन में बैठे ही थे कि दिमाग फालिज का हमला हुआ। ट्रेन में स्टेशन पर आए और ट्रेन में बैठे ही थे कि दिमाग पर फालिज का हमला हुआ। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दी जाएगी चकबस्त को कौन सा बीमारी हुआ था? तो फालिज जैसे आप लोग बोलचाल की भाषा में बोलते होंगे लकवा, तो वही बीमारी हुआ, फालिज। तो फालिज का हमला हुआ और ज़बान बंद हो गई। फालिज का हमला हुआ और ज़बान बंद हो गई और बहुत सारे इलाज कराने के दौरान भी चकबस्त नहीं बचे और 7 बजे शाम को स्टेशन पर ही चकबस्त का वफ़ात हो गया।
7 बजे शाम को स्टेशन पर ही चकबस्त का वफात हो गया। तो इनका वफात 1926 ईस्वी में माना जाएगा, 1926 ईस्वी में। और कहाँ हुई तो रायबरेली में। कहाँ हुई? रायबरेली में, क्योंकि यहीं से वो स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए आए थे और ट्रेन में बैठे थे कि वहीं उनका तबीयत खराब हो गया और फालिज का हमला हुआ था। उसके बाद 7 बजे शाम को स्टेशन पर चकबस्त का वफात हो गया और लाश को लखनऊ लाया गया। मतलब रायबरेली में ही इनका वफात हो गया और उनके लाश को लखनऊ लाया गया और वहीं इसका आखिरी रस्म अदा कर दिया गया, यानी कि इनका दफन लखनऊ में ही किया गया। उसके बाद चकबस्त को बचपन से ही शायरी का बहुत ही शौक़ था, इसीलिए उन्होंने 9 से 10 साल की उम्र में पहली गज़ल कही। कितने वर्ष की उम्र में? 9 से 10 साल की उम्र में पहली गज़ल कही और उसके बाद यह पीछे मुड़कर नहीं देखा, यह शायरी ही करते रहे। उसके बाद उस्ताजा शोरा में चकबस्त आतिश, गालिब और 19 के सैदाई थे। मतलब आतिश का पूरा नाम हुआ आतिश लखनवी, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब और मीर 19। आतिश, गालिब और 19 के सैदाई थे, यानी कि आतिश, गालिब और 19 के कॉपी करते थे चकबस्त। उसके बाद चकबस्त के गज़ल में आतिश का रंग बहुत ही नुमाया था। किसका रंग? आतिश का रंग बहुत ही नुमाया था। तो ये हुई चकबस्त की ज़िंदगी। अब इसके नज़्म को समझिए। देखिए चकबस्त कौन सा नज़्म लिखा है? मुनाजिरे कुदरत। तो मुनाजिरे कुदरत का मतलब क्या होता है? तो देखिए ये मुनाजिर जो है यह जमा लफ्ज़ है, यानी प्लूरल लफ्ज़ है। तो मंजर की जमा क्या होती है? मुनाजिर। और कुदरत का मतलब हुआ प्राकृतिक, यानी कि इस नज़्म में कुदरत के मंजर को देखने के लिए मिलती है, यानी कि प्राकृतिक का दृश्य देखने के लिए मिलती है। तो देखिए इसमें चकबस्त जो शायर है वह एक बार देहरादून के सफ़र पर जाता है। कहाँ जाता है? देहरादून के सफ़र पर जाता है और वहाँ यह बहुत खूबसूरत पहाड़ियों को देखता है, एकदम ऊंची पहाड़ियों को देखता है, झरनों को देखता है और हरी भरी जंगलों को देखता है। वहाँ का प्राकृतिक दृश्य, कुदरत का जो मंजर रहता है वो शायर चकबस्त को देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। तो वही दृश्य, वही मंजर को चकबस्त अपने नज़्म में, यानी मुनाजिरे कुदरत के नज़्म में ढाल दिया है और वही दृश्य को अपने नज़्म में दिखाया है। तो अब बुक की नज़्म को समझते हैं। तो देखिए मुनाजिरे कुदरत नज़्म। तो देखिए पहला है, फ़ज़ाए कोह में ऐसी हवा समाती है, फ़ज़ाए कोह में ऐसी हवा समाती है, बसर की रूह को राहत की नींद आती है। यानी कि फ़ज़ाए कोह, कोह का मतलब हुआ पहाड़, यानी पहाड़ियों में ऐसी हवा समाती है, ऐसी हवा चलती है कि इंसान की रूह को, इंसान की आत्माओं को सुकून की नींद आती है, राहत की नींद आती है। बस एक आलिम हूँ, 4 सीमित तारी है, ना शोर व शर है, ना दुनिया की आहे वजारी है। बस एक आलिम, यानी कि बस एक सन्नाटा, वीरानी सी छाई हुई है, एकदम सन्नाटा सा छाया हुआ है। ना शोर है, ना दुनिया की आवाज़ है, ना किसी का गिरगिराना, ना किसी का हल्ला, किसी तरह की आवाज़ें नहीं है। उसके बाद देखिए, असर दिखाता है कुदरत का नगमा दिलगीर, सजर हजर से टपकती है राग की तासीर। असर दिखाता है प्राकृतिक का नगमा, नगमा का मतलब हुआ गाना, असर दिखाता है प्राकृतिक का गाना। सजर, सजर का माने हुआ दरख्त और हजर का मतलब हुआ पत्थर। तो दरख्त और पत्थर से टपकती है राग की तासीर, मतलब दरख्त और पत्थर से गाने की तासीर टपकती है। यह राग हुआ है जो मजराब का असीर नहीं, यह हर्फ कान के पर्दों में गोशा गिर नहीं। यह वह राग नहीं है जो गिटार और तबले से निकलता है, यह वह राग है, कुदरत का राग है जो दिल को एकदम सुकून मिलता है।
उसके बाद यह हर्फ कानों के पर्दों को में आने में एकदम जैसे कान के पर्दों को सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, वैसा राग है। वही सुनेगा उसे दिल गुजार है जिसका, हो दिल में सोज तो रग रग में साज है उसका। यह राग वही सुनेगा जिसका दिल एकदम मुलायम हो, एकदम नरम दिल हो, अच्छा दिल हो, वही यह राग कुदरत का राग सुनेगा। और जिसका दिल जलन हो, रग रग में उसको जलन हो, तो वह यह राग नहीं सुन सकता है। हरीमे खास में कुदरत के बार यानी थी, हरीमे खास में कुदरत की बार यानी थी, निगाहे शौक में एक शान बेहजाबी थी। हरीमे खास में यानी कुदरत के दरवाजे में आने की इजाज़त थी, निगाहे शौक में एक शान बेहजाबी थी, यानी कि बेपर्दगी थी। शरीके जाँ थी वजह कदीम कुदरत की, आया थी संग व सजर थी किसस मोहब्बत की। यानी शरीके जान में पुरानी तरीक़ों से कुदरत की आया, यानी जाहिर थी कि पत्थर और दरख्त से भी मोहब्बत थी। शराबे इक्स, यहाँ पर इस है, इक्स होता। शराबे इक्स हकीकी से था हर एक सरसार, सजर था, कोह था, चश्मा था, या बेमस्ते गुबार। यानी शराब उस हकीकी से था, यानी कि भरा हुआ था, हकीकी से था। सजर था, यानी कि दरख्त था, पत्थर था, पानी था, सब कुछ था यहाँ। चश्मा था, पानी, बसते गुबार था। दरख्त हुआ कोह में, कोह है क्या ज़ात पाक, इंसान क्या है, त्यूर क्या है, हवा क्या है, अबरबारा क्या है। यानी कि दरख्त क्या है, पहाड़ क्या है, ज़ात पाक इंसान क्या है, परिंदा क्या है, हवा क्या है, बादल क्या है, बारिश क्या है। ये मौज हस्ती बेदार के अनासिर है, सब एक काफिला के शौक के मुसाफिर है। ये मौज हस्ती बेदार क्या है, अनासिर है, सब एक ही काफिला शौक के मुसाफिर है। ये दिल के टुकड़े हैं कुदरत के, उनमें बीर नहीं, सब एक गोद के पाले हैं, कोई गैर नहीं। यह दिल के टुकड़े हैं, प्राकृतिक के झगड़े नहीं है। यह दिल के टुकड़े हैं, सब तो एक ही गोद के पाले हैं, कोई गैर नहीं। सभी, चाहे झरना हो, आदमी हो, इंसान हो, आदमी हो, जानवर हो, कोई भी हो, सभी एक ही गोद के पाले हैं, कोई गैर नहीं। उन्हें यह नगमा कुदरत है ओज व पस्ती में, सब एक साज के पर्दे हैं बज़्म हस्ती में। यानी कि उन्हें नगमा, कुदरत की नगमा ओज है पस्ती में, सब एक साज के, यानी सब एक ही साज के, यानी सब एक ही साज के पर्दे हैं, कोई महफिल, दुनिया की महफिल नहीं है। जुदा किसी से भी हस्ती अपने राज नहीं, कुछ आ बसाए हम में इम्तियाज़ नहीं। जुदा किसी में हस्ती में बेजार नहीं, कुछ आ बसा है और मैं इम्तियाज़ नहीं। है जिस्म खाक यहाँ उसका जिस्म पानी है, हम लोग जो है वह खाक, यानी हम लोग मिट्टी का बना हुआ है, और उसका यानी झरने जो होते हैं उसका जिस्म पानी का बना हुआ है। जो रूह हम में है वही रूह उस झरने में भी है, यानी कि जो रूह हम में है उसमें भी वही रवानी थी। तो ये हुई चकबस्त की नज़्म। अब मैं इस नज़्म की खुलासा लिख कर बता रही हूँ। तो अब मैं इस नज़्म की खुलासा को बता देती हूँ। तो देखिए, नज़्म मुनाजिरे कुदरत का खुलासा। देखिए, खुलासा या मरकज़ी ख्याल, दोनों का जवाब एक ही होगा। तो खुलासा पूछे या मरकज़ी ख्याल, आपको एक ही जवाब लिखना है। तो देखिए, जवाब में मुनाजिरे कुदरत चकबस्त की लिखी हुई एक उम्दा नज़्म है, यानी कि अच्छी नज़्म है। इस नज़्म में शायर ने एक बार देहरादून के सफ़र पर जाता है और वहाँ उसने पहाड़ियों की बुलंदियों को देखता है और दूर दूर के इलाकों को देखा। उसका एहसास दिल उन हसीन मुनाजिर को देखकर खामोश न रहा, शायर के दिल के उन शेर के परायों में ढाल दिया। तो ये हुई इस नज़्म की खुलासा। अब मैं बुक की क्वेश्चन आंसर को बता देती हूँ। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आंसर शुरू होती है। तो देखिए, पहला है मुख्तसर तरीन सवालात, यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है, चकबस्त का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो चकबस्त का इंतकाल 1926 ईस्वी में रायबरेली में हुई।
उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है चकबस्त ने कौन कौन सी डिग्रियां हासिल की। तो चकबस्त ने बीए पास किया, उसके बाद वकालत की डिग्रियां हासिल किया। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है चकबस्त का इंतकाल किस बीमारी में हुआ, ये मैं बताई हूँ। तो चकबस्त की बीमारी चकबस्त का इंतकाल फालिज बीमारी में हुआ। चौथा क्वेश्चन है चकबस्त की कौन सी नज़्म हमारे नसाब में शामिल है, यानी कि आपके दरख्सा बुक में चकबस्त की कौन सी नज़्म है। तो देखिए मैं यहाँ पर आई हूँ मुनाजिर कुदरत। तो 4 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा मुनाजिर कुदरत। 5वां क्वेश्चन है चकबस्त का पूरा नाम क्या था। तो चकबस्त का पूरा नाम पंडित ब्रज नारायण था। उसके मुख्तसर सवालात यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है चकबस्त के बारे में 5 जुमले लिखिए, यानी चकबस्त के बारे में लिखना है 5 सेंटेंस में। तो लिखिएगा चकबस्त का पूरा नाम पंडित ब्रज नारायण है और चकबस्त तखल्लुस है और इनका पैदाइश 1882 ईस्वी में फैजाबाद यूपी में हुई और इन्होंने वकालत भी करने लगे और उसके बाद 1905 में बीए पास किया, 1908 में वकालत का इम्तहान पास किया और धीरे धीरे लखनऊ में बहुत ही मशहूर मतलब वकील बन गए। यही सब मैं जो लिखाई हूँ इसको लिख देना, यही हुई इनकी ज़िंदगी, तो यही को लिख देना है बड़ा करके। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन जदीद उर्दू नज़्म की मुख्तसर तारीफ़ कीजिए, यानी कि नज़्म क्या है आपको बताना है। तो लिखिएगा नज़्म वह सिन्फ है जिसमें किसी ख़ास मौजू पर तसलसल के साथ ख़यालातों का इजहार किया जाता है, उसे अदब की इस्तिलाह में नज़्म कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है जेरे नसाब नज़्म में शायर ने कहाँ की मंजर निगारी की है। तो लिखिएगा जेरे नसाब नज़्म में शायर ने देहरादून की सफ़र का मंजर निगारी की है और वहाँ हरे भरे पहाड़ियों और जंगलों को देखते हैं और वही चीज़ों को अपने नज़्म में बताएं, लिखना है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है नज़्म के अज़दाए तरकीबी पर रोशनी डाल ले, यानी कि नज़्म के अज़दाए तरकीब पर रोशनी डालना है। तो लिखिएगा नज़्म के अज़दाए तरकीब में लिखिएगा नज़्म के लिए एक मौजू का होना ज़रूरी है या उनके मतलब और उस तसलसल का होना ज़रूरी है, यानी कायदा कानून का होना ज़रूरी है। उसके बाद तवील सवालात दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है चकबस्त की नज़्म निगारी का फ़नी जायज़ा लीजिए, यानी चकबस्त की नज़्म निगारी पर के बारे में आपको बताना है। तो लिखिएगा चकबस्त एक फितरी शायर थे और उनको शायरी का बहुत ही शौक़ था, इसीलिए उन्होंने 9 से 10 साल की उम्र में पहली गज़ल कही। उसके बाद वह पीछे मुड़कर नहीं देखे, शायरी ही करते रहे और उनकी पैदाइश को बारे में लिख देना है और मतलब वो आतिश गालिब और 19 के शहदाई करते थे, यानी कॉपी किया करते थे और उनके गज़ल में आतिश का रंग बहुत ही नुमाया था। तो वही सब लिख देना है बड़ा करके। उसके बाद है 2 नंबर क्वेश्चन में जदीद नज़्म की तारीफ़ करते हुए उसका अर्तका भी जायज़ा लीजिए, यानी नज़्म की तारीफ़ करके और उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है जेरे नसाब नज़्म मुनाजिर कुदरत का मरकज़ी ख्याल पेश कीजिए। तो मैं अभी बताई हूँ नज़्म का खुलासा वही लिखना है, मरकज़ी ख्याल या खुलासा दोनों एक ही हुआ, तो वही जवाब लिख देना है आपको। उसके बाद है 4 नंबर में सही मुआशरों का जोरा लगाइए, यानी कि मिलान करना है सही मुआशरों का। तो देखिए अलिफ में है फ़ज़ाए कोह में ऐसी हवा समाती है, तो अलिफ का आपको मिलान करना है 3 नंबर में बसर की रूह को राहत की नींद आती है। उसके बाद बा में है यह राग है वह जो मजराब का असीर नहीं, तो बे का आपको करना है 1 नंबर में यह हर्फ कान के पर्दों में गोशा गिर नहीं। उसके बाद जिम में है जुदा किसी से भी हस्ती का अपने राज नहीं, तो इसका जिम का आपको मिलान करना है 4 नंबर में कुछ आ बसा है और हम में इम्तियाज़ नहीं। उसके बाद दाल का है बस एक आलिम हूँ 4 सीमित तारी है, तो दाल का आपको मिलान करना है 2 नंबर में। तो ये हुई क्वेश्चन आंसर। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।